भारत के लिए रूस का ऐलान, बड़े बड़े देश हुए परेशान। रूस कभी नहीं भूलेगा भारत का ये एहसान। भारत में ऑफिस खोलेगी रूस की सबसे बड़ी कोयला कंपनी। नेपाल की हुई श्रीलंका जैसी हालत। चीन ने नेपाल को भी अपने कर्ज जाल में फंसाया। नेपाल ने अब मांगी भारत से मदद। पाकिस्तान और नेपाल फंसे ड्रैगन के जाल में। तो दोस्तों, पहले अपना भला फिर पूरी दुनिया का। भारत की विदेश नीति आज इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में भी भारत ने यही रणनीति अपनाई, जिसका लाभ भी मिलता हुआ दिखा। युद्ध के दौरान अनौपचारिक रूप से ही पर रूस के साथ खड़े होकर भारत ने अपनी दोस्ती साबित कर दी और साथ ही पैदा हुई स्थितियों से लाभ भी उठाया। रूस का भरोसा अब भारत के लिए इतना बढ़ गया है कि वहां की कंपनियां अब व्यापार के लिए भारत को अपने पहले ऑप्शन के रूप में देखने लगी हैं। तो दोस्तों, ऐसे में रूस की सबसे बड़ी कंपनी भारत की ओर देख रही है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती कितनी गहरी है पूरी दुनिया ही जानती है। अब इसी दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए अब रूस की सबसे बड़ी कोयला सप्लायर कंपनी भारत में अपना ऑफिस खोलने की इच्छुक हो रही है। रूस की साइबेरियन कोल एनर्जी कंपनी यानी SUEK ने भारत को बड़ा ऑफर देते हुए यहां अपना दफ्तर खोलने की पेशकश की है। SUEK के CEO मैक्सिस पसोव ने कहा कि यूक्रेन के विरुद्ध छेड़े गए युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बीच भारत एक शीर्ष निर्यात देश के रूप में उभर रहा है। ऐसे में इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि भारत में कंपनी का शिपमेंट, जो परंपरागत रूप से रूसी कोयले का एक छोटा आयातक रहा है, उसका आयात साल 2022 के पहले 6 महीनों में बढ़कर साल 2021 की तुलना में 2 गुना हो गया और ये 1.25 मिलियन टन तक पहुंच गया है। ऐसे में दोस्तों, आप यहाँ जरूर जान लें कि SUEK कंपनी के CEO बसोव ने कुछ दिन पहले भारत का दौरा भी किया और इस दौरान उन्होंने भारत में ऑफिस खोलने को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत की है। SUEK के CEO ने ये भी कहा कि उनकी कंपनी भारत के साथ अपने संबंध बदलने में रुचि रखती है। वर्तमान में कंपनी के द्वारा भारत से व्यापार के रास्ते में आने वाली समस्याओं को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भारत रूसी कोयला सप्लायर्स के लिए प्राथमिकता वाले बाजारों में से एक नहीं हुआ करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में सप्लाई करने में लागत काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। यूरोपीय संघ द्वारा रूस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूसी कंपनियों की भारतीय बाजारों में दिलचस्पी काफ़ी बढ़ गई है। कुछ ही महीनों के अंदर भारत में शिपमेंट में पिछले साल के मुकाबले 50% या उससे अधिक की ग्रोथ देखी गई है। पहले जहां भारत रूस से केवल 5 से 7 मिलियन टन प्रति साल कोयले की सप्लाई करता था, अब वो हर महीने लगभग 2 मिलियन टन कोयले की सप्लाई कर रहा है। इससे साफ हो जाता है कि रूस अब हर चीज़ के लिए भारत को प्राथमिकता की तरह देखता है। देखा जाए तो अगर रूस की ये सबसे बड़ी कोयला कंपनी अपनी रणनीति में सफल हो जाती है तो वो भारत के लिए भी काफ़ी फायदे का सौदा साबित होने वाला है। रूस के कोयले की बात करें तो इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में इसकी काफ़ी डिमांड होती है। चीन तक रूस से अच्छी क्वालिटी का कोयला खरीदता है, जबकि उसके पास स्वयं कोयले का विशाल भंडार मौजूद है। SUEK दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कोयला कंपनी है। कंपनी के दावे के अनुसार वो जिस कोयले का उत्पादन करता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है। उसके कोयले की क्वालिटी का बेंचमार्क माना जाता है। यहाँ तक कि उसके कोयले का उपयोग जापान और यूरोप जैसे देश भी करते हैं, जहाँ पर्यावरण को लेकर काफ़ी कठोर नियम हैं। अगर दोस्तों कुछ समस्याओं को सुलझा लिया जाए तो वो भारत में कोयले की सप्लाई को सालाना 10 मिलियन टन तक भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में रूसी कंपनी भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर इस कदर एक्साइटेड हैं कि वो अमेरिकी डॉलर को छोड़कर भुगतान प्रणाली के बाकी ऑप्शंस को भी अपनाने के लिए तैयार हैं। SUEK के CEO ने कहा कि हमारी कंपनी वर्तमान में अमेरिकी डॉलर पर काम करती है, लेकिन बाकी करेंसी में भुगतान भी हमारे लिए एक संभावना है, खासकर तब जब ये रूसी कंपनियों के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि
कि भारत और रूस डॉलर फ्री होने और अपनी करेंसी में व्यापार की योजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि कुछ महीने पहले देश पर कोयले की कमी के कारण बड़ा बिजली संकट पैदा हुआ था। माना जा रहा था कि कोयले की कमी के कारण देश के कई हिस्से अंधेरे में डूब सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन ये समस्या दोबारा कभी भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि गर्मियों में बिजली की मांग काफ़ी बढ़ जाती है और कोयले की कमी के कारण बिजली संकट आ जाता है। ऐसे में अगर ये बड़ी रूसी कंपनी भारत आएगी तो सप्लाई चेन में दिक्कत नहीं होगी और भारत में कोयले की कमी भी नहीं होगी। इसके अलावा एक और बिंदु पर ध्यान देना होगा कि इससे भारत में कोयले का उपयोग बढ़ जाएगा, जो पर्यावरण के लिहाज से शायद सही ना रहे। इसलिए पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होगी कि वो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हर साल $100 बिलियन का भुगतान करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि भारत भी अपने हित को सबसे ऊपर रखते हुए वो करना चाहता है जो उसके लिए सबसे बेहतर हो। तो दोस्तों, आप लोगों की इसका बारे में क्या राय है? आपको इस बारे में क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों, अब आपको दूसरी खबर की तरफ लेके चलते हैं। तो दोस्तों, श्रीलंका एक ऐसा देश जो आज अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। उसकी स्थिति जितनी दयनीय है, उतनी ही उसके पुराने मंत्री की मूर्खता उसकी इस हालत की जिम्मेदार है, जिसने अभी सभी शुभचिंतकों की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि श्रीलंका अचानक इस गरीबी में नहीं गिरा जहां आज उसके पास खाने को भोजन भी नहीं है। श्रीलंका के पतन की कहानी 3 चरणों में पूरी हुई। पहला चरण था जब श्रीलंका ने चीन से एक के बाद एक कर्ज लेना शुरू किया। दूसरा चरण था जब श्रीलंका ने अपने देश को ज़मीन और बंदरगाह चीन के हवाले कर दिए, जिससे कि धीरे धीरे श्रीलंका पर चीन का आधिपत्य पाने लगा। इसका तीसरा चरण तब था जब श्रीलंका चीन के कर्ज जाल में इस कदर फंस गया कि उसका कर्ज चुकाने के लिए जब देश ने कोशिश की तो उसके खुद के देश में महंगाई दिनों दिन बढ़ने लगी। महंगाई इस कदर बढ़ गई कि अन्न और पेट्रोल जैसी आम ज़रूरतों के दाम आसमान छूने लगे। बस इसके बाद जो श्रीलंका की गाड़ी पटरी से पलटी वो अभी तक संभल नहीं पा रही है। ऐसा ही समय नेपाल में महंगाई इतनी बढ़ रही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों से लोग सामान खरीदने भारत आ रहे हैं। नेपाल में सत्ता में रही कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन समर्थक रही है, उसने चीन से एक बड़ा कर्ज लिया था। हमेशा चीन के गुणगान करने वाली इस पार्टी ने अप्रत्यक्ष रूप से चीन के हाथों इतनी शक्ति दे दी कि आज चीन नेपाल की सीमा के अंदर घुसकर नेपाली गांव पर कब्जा करके उन्हें अपना बता रहा है, लेकिन नेपाल के मुंह से चूं भी नहीं निकल रही है। इसी साल IMD जुलाई में आई एक खबर के अनुसार नेपाल के गोरखा जिले के चुम्बानुरी गांव 1 के रुइला सीमा चौकी में चीनी प्रशासन ने 200 मीटर की बाड़ और एक खंड पर एक गेट लगा दिया। ये जगह पिछले सप्ताह तक नेपाल की थी, लेकिन अब बाड़ लगाने के बाद वो चीन के कब्जे में आ गई है। पहले इस समय खंड का इस्तेमाल स्थानीय लोगों के जरिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीने से चीनी सैनिक जो बाढ़ वाले क्षेत्रों में तैनात हैं, वे नेपाल के लोगों को बाढ़ पार करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या नेपाल अब अगला श्रीलंका बनने वाला है? तो दोस्तों, नेपाल जल्द नहीं संभला तो श्रीलंका जैसी हालत उसकी ज़रूर हो जाएगी। अगर पाकिस्तान के साथ अगला श्रीलंका बनने की इस रेस से नेपाल बचना चाहता है तो ज़रूरी है कि चीन समर्थक मंत्रियों को ना चुनकर किसी ऐसे को चुने जो नेपाल के हित में बात करना जानता हो। ऐसे में नेपाल और पाकिस्तान अगर जल्दी ना संभले तो अगला श्रीलंका उन्हीं में से एक होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है और इस पूरे मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।